हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ सूत्र। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। डियर व्यूअर्स, गर्मियों का मौसम चल रहा है। अब ऐसे में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर हमें ये सलाह दे ही देता है कि अपने कान को बांध के निकलना, कहीं लू ना लग जाए। और हाँ, अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना, अदरवाइज नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। और हाँ, खाने में बहुत ज़्यादा ठंडा खाना मत खाना, वरना गला ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी ईएनटी प्रॉब्लम्स हैं जिनका प्रिवेंशन एंड सोल्यूशन क्या होगा, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे जी को, जो कि ईएनटी सर्जन है। हेलो सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जान लेते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं? जैसा कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि इस समय नाक के अंदर से खून निकलना, या जिसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, या सामान्य भाषा में नाक की नकसीर फूटना बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। क्योंकि नाक जो है बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो लोगों को इसलिए हमेशा ये प्रिकॉशन लेना है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है उन लोगों को ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण में रखना है। और गर्म हवा में जब भी वो चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक लिक्विड पैराफिन की दवा आती है जो कि नाक के अंदर डालना है, जिससे नाक हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। तो ऐसे में फिर एपिस्टैक्सिस नहीं होगा। लेकिन खून अगर निकले तो घबराए नहीं, अपनी नाक को अपने अंगूठे और उंगली से ऐसे बंद कर ले 5 मिनट के लिए, मुंह खोलकर सांस लेते रहें। 5 मिनट जो है क्लॉटिंग टाइम रहता है, आमतौर पर इसमें खून जो है वो रुक जाता है, और फिर जाके अपनी ईएनटी विशेषज्ञ को दिखा दें। बिल्कुल, कई लोग सलाह देते हैं कि जब भी नाक से खून आ रहा हो तो अपने चेहरे को एकदम पीछे कर लेना चाहिए या फिर आगे झुक जाना चाहिए, तो सही तरीका क्या होता है? आमतौर पर अगर हम आगे झुकेंगे तो नाक से पानी खून गिरेगा सामने, तो हम घबरा जाएंगे। अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, वही नाक से गले में जाएगा, तो उससे वो बार बार अगर व्यक्ति थूकेगा तो उसको लगेगा अरे गले से भी ब्लड आ रहा है क्या। सबसे अच्छा तरीका वही जो मैंने बताया कि नाक को ऐसे पिंच कर ले 5 मिनट के लिए, क्योंकि क्लॉटिंग टाइम जो रहता है 3 से 5 मिनट का रहता है, और सांस ले मुंह से, तो अपने आप ब्लीडिंग रुक जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ क्या होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, वो है खर्राटे लेना, स्नोरिंग। तो लोग मजाक मजाक में इस बात को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है और परेशान भी करती है। तो किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, या फिर अगर ये हो ही गई है तो ऐसे में क्या करना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम है। लेकिन खर्राटे जो रहते हैं वो आगे चल के स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो आदमी स्नोर करता है जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं। आपने देखा हो कई लोगों की नींद जो है वो नींद में सांस रुक जाती है, अचानक ऐसे झटका लेके उठते हैं। ये स्लीप एपनिया, कई बार ये जो सांस रुकती है ये आप समझ लीजिए कि 40 से 50 बार रुक जाती है रात को। तो ये जब भी सांस रुकती है तो दिमाग इसको एज ए इमरजेंसी लेता है। शरीर के अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान निकलती है, और ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ये सब होने का ख़तरा रहता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की कि यदि आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, आप बहुत ज़्यादा, आपकी कमर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और आपको सोने में अगर स्नोरिंग आती है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है और कैसे अपने वज़न को घटाना है। और आजकल तो कई बार अगर ये इससे नहीं हो पाता है तो कुछ सर्जरीज़ भी ऐसी आ गई हैं जिससे स्नोरिंग जो है दूर करी जा सकती है। शर्त उसकी ये रहती है कि सर्जरी के बाद आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। सर्दी ज़ुकाम जो होता है वो ऐसा आमतौर कॉमन कोल्ड, वैसे भी इसका नाम भी है, देखा जाता है लोगों में। लेकिन कुछ लोगों में हम लोग सुनते हैं कि उन्हें साइनस प्रॉब्लम है और वो एलर्जिक है, तो उन्हें सर्दी खांसी की नहीं, सर्दी की अगर हम बात करें तो वो बनी ही रहती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? बहुत सही सवाल किया आपने ये भी, क्योंकि पिछले 2 दशक में जो सबसे बड़ी खोज हुई है नाक के अंदर वो हुई है साइनोस्कोप की। एक ऐसा एंडोस्कोप जो कि नाक के अंदर और साइनस के अंदर पूरी तरीके से देख लेता है। पहले लोगों को सर दर्द होता था, उसका इलाज देते थे, ठीक नहीं होता था। बाद में पता लगा कि 40% सर दर्द जो होता है वो साइनोसाइटिस के कारण होता है। इस कारण से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत बेकार रहती है, और लोग सही तरीके से चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन नेज़ोएंडोस्कोप की मदद से और सीटी स्कैन कराते हैं पैरानेज़ल साइनसेस का, उसकी मदद से इस बीमारी को हम तुरंत पकड़ लेते हैं। एक बार ये बीमारी पकड़ने के बाद कई बार सर्जरी से और कई बार कुछ दवाइयों से व्यक्ति को फ़ायदा हो जाता है। इसको नेज़ोएंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का नाम दिया जाता है, और ये भी करा ली जाती है, और कराने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन इसके अंदर कम से कम
व्यक्ति को 3 महीने तक फॉलोअप के अंदर रहना पड़ता है। फॉलोअप में नहीं आने से कई बार करी कराई सर्जरी जो है बेकार हो जाती है। और एक और प्रिकॉशन है कि जो कोई स्मोकर्स हैं उसके अंदर साइनस सर्जरी के रिजल्ट जो कई बार बहुत पुअर हो जाते हैं। इसलिए मेरा दर्शकों से निवेदन है कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं, साथ में आपको साइनोसाइटिस है, तो कृपया स्मोकिंग को विराम दे दें। उसकी जगह आप निकोटैक्स की च्युइंगम या कोई दूसरी चीज़ शुरू कर सकते हैं जो कि धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम टॉन्सिल्स की बात करें, टॉन्सिलाइटिस, तो उनका गला ख़राब रहता है, फीवर भी आ जाता है, खांसी भी रहती है, सर्दी भी रहती है और पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स हम बात करें टॉन्सिलाइटिस के क्या रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपने जैसे खर्राटों की बात करी थी बड़ों के अंदर, तो मैं टॉन्सिल से पहले बताऊं कि बच्चे भी कई बार खर्राटे लेते हैं और माँ बाप उनको ये देखते हैं कि वो जब सो रहे हैं तो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? उसमें स्नोरिंग का एक ही कारण रहता है कि टॉन्सिल के साथ ही एक चीज़ और रहती है जो बोलते हैं एडिनोइड, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले के ज़माने में जब इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ये बच्चे बेचारे जो है बचपन ऐसे ही बिताते थे, मुंह से ही ज़्यादा सांस लेते थे, तो उनका तालू ऊंचा हो जाता था, दांत सारे उबड़ खाबड़ हो जाते थे और उनको डेंटल ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। लेकिन अब पीडियाट्रिशियन भी इस चीज़ को समझ गए हैं, जल्दी वो ENT सर्जन के पास रेफ़र करते हैं। तो टॉन्सिल और एडिनोइड दोनों निकाल देने से बच्चा आराम से सो पाता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और साथ में जो डेंटल प्रॉब्लम रहती है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट रहता है क्या, उसे ऑपरेट करवा देना, या फिर हम थोड़ा एज का वेट कर सकते हैं कि बच्चा थोड़ा इम्यूनिटी और डेवलप हो जाती है, तो क्या समय के साथ साथ ये ठीक भी हो सकता है ये प्रॉब्लम? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इम्यूनिटी को लेकर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि टॉन्सिल चूँकि एक इम्यूनो सिस्टम के पार्ट हैं, इनको निकाल देने से कहीं वीकनेस तो नहीं आ जाएगी। ये आपका ENT सर्जन डिसाइड करेगा कि टॉन्सिल को कब निकालना है। अगर ये दोनों टॉन्सिल किसिंग टॉन्सिल से बच्चा बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहा तो 1 साल की उम्र में भी टॉन्सिल निकालना जायज़ है। आमतौर पर टॉन्सिल के लिए ये डिक्टम है कि यदि साल में 4 बार से ज़्यादा बच्चे को टॉन्सिलाइटिस का अटैक आता है और उसको सोने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो अपने को तुरंत ऑपरेशन करना है। यदि 4 से कम अटैक आते हैं, आराम से क्वाइटली सोता है, तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टॉन्सिल और एडिनोइड दोनों उम्र के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। ये आपका ENT सर्जन आपको बताएगा। बिल्कुल, बच्चों की तो बात हो गई, लेकिन अगर हम बड़ों की बात करें तो गले में खराश जो है वो मौसमी तौर पे भी बनी रहती है, या फिर आजकल बहुत लोग टैलेंटेड भी हैं, गाने का शौक़ होता है उन्हें, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ऐसे में गला ख़राब हो जाता है। लेकिन कितने समय तक अगर गला ख़राब है तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लोग आजकल गा रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जैसे हमारे नेता लोग हैं वो बहुत स्पीचेस देते हैं, हमारे टीचर्स हैं जिनको बहुत बोलना पड़ता है, आप जैसे एंकर हैं आपको बहुत बातें करनी पड़ती हैं। तो वो ऐसे लोग जिनके लिए आवाज़ बहुत बेशकीमती है, उनको वोकल हाइजीन का पालन करना पड़ता है। वोकल हाइजीन का मतलब कि हम अपनी आवाज़ को बहुत ही किफ़ायत के साथ यूज़ करें। उसके लिए हमको एक तो पानी का सेवन ज़्यादा करना है, बराबर हमिंग करनी है, बैकग्राउंड नॉइज़ जब भी हो रहा है उस समय हमको ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि हम अननोइंगली इतना एफर्ट लगा देते हैं जिससे हमारे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। चीखने से कई बार वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन जाते हैं जिसकी बाद में सर्जरी कराने की नौबत आती है। तो हमको अननेसेसरली वॉइस को अब्यूज़ नहीं करना है, हमको सामान्य पिच के अंदर बोलना है। लंबी जब भी बातचीत करनी है, बीच बीच में पानी का सेवन करना है, क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड लगातार जो चलते हैं उनके लिए पानी जो है लुब्रिकेशन का काम करता है। तो इस तरीके से अगर हम वोकल हाइजीन का मेंटेनेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि जुकाम है जैसे आपको, तो उस समय ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं करना है। कोई भी आवाज़ अगर ख़राब हो रही है, अगर वो आवाज़ 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। वो एक विशेष इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं लैरिंगोस्कोप, उससे वो आपके लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र का परीक्षण करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया बूढ़े लोग जो कि स्मोकर्स हैं, वो आए आवाज़ ख़राब थी, आपने लैरिंगोस्कोपी करके देखी तो पता लगा कैंसर पड़ा हुआ है अंदर। तो ये बहुत आवश्यक है कि अगर कोई भी आवाज़ आपकी जो ख़राब है वो 7 से 15 दिन में स्वयं ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर को दिखाकर उसकी जांच कराएं, ताकि अगर कोई सिनिस्टर बीमारी अंदर छुपी हो तो उसका समय रहते पता लगाया जाए। एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे आपने भी एडवाइस दिया कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, लेकिन ऐसे में गुनगुना पानी पीते रहना है या फिर जो रूम टेम्परेचर का पानी है वो पीना है? देखिए, मौसम के अनुसार और व्यक्ति के इच्छा के अनुसार ये भी मैं नहीं कहता कितने गिलास पानी पीना, जब आपको प्यास लगे तो पानी पिएं। तो सही टाइम क्या होता है अगर किसी को लगता है मेरी आवाज़ वैसी नहीं है जिस हिसाब से उसे डेवलप हो जाना चाहिए था, तो कब कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर को? आमतौर पर एडल्ट हो जाने के बाद यदि व्यक्ति को लगता है कि उनकी आवाज़ जो है अभी भी बच्चों जैसी है तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें। इसको पीबोफोनिया बोलते हैं।
और मैं जैसा कि मैंने बताया कि अगर 15 दिन तक किसी भी कारण से आपकी आवाज़ ख़राब रहती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर कोई आवाज़ में इंटरवेंशन करना होगा तो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा कई बार अगर आवाज़ ख़राब है और साथ में ठसका भी लग रहा है पानी पीते समय, इसका मतलब है कि हो सकता है कि एक वोकल कॉर्ड आपका सही काम नहीं कर रहा हो, तब भी आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो कुछ एक्सरसाइज से और कई बार सर्जरी से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बिल्कुल। नाक कान गला में हम बात कर लेते हैं कान के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे बचपन से ही ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। वैक्स काफ़ी ज़्यादा जम जाती है, ऐसे में दर्द होता है बच्चे को, पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है, उन्हें लगता है कुछ सीरियस तो नहीं हो गया। तो क्या आमतौर पर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कान से संबंधित? देखिए, आपने जैसा बोला वैक्स बच्चों में मिलता है, लेकिन वो क्यों मिलता है? क्योंकि माता जी बहुत परेशान हो जाती हैं, वो खुद ही बच्चे का कान साफ़ करने लगती हैं, तो वैक्स को वो ऐसी जगह पुश कर देती हैं जो खुद ब खुद नहीं आता। भगवान ने ऐसा इंतज़ाम किया है, आज तक मैंने अपने कान पिछले 25 साल में साफ़ नहीं करा है। वैक्स बनता है, खुद ब खुद बाहर आता है, हम उंगली से देखते हैं, जो भूसे जैसा निकलता है वो अपने आप वैक्स बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप वैक्स को बहुत अंदर पुश कर देते हैं काड़ी से, तो फिर उसको निकालने के लिए आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। तो माताएँ अपने बच्चों के कान को किसी भी चीज़ से कुरेदना बंद कर दें। आप भी अगर कान के अंदर उंगली बार बार डालते हैं या कोई काड़ी डालते हैं तो उसको भी बंद कर दें। कई बार बारिश के अंदर फंगल इन्फेक्शन कान में हो जाता है, तो खुद से खुजाने के बजाय बेहतर है कि आप लोगों ENT सर्जन्स को दिखाएं, वो आपको उपचार देंगे तो पूरी तरीके से वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जो मन है वो मानता नहीं है, बार बार जो लगता है कि कुछ जो ईयर वैक्स है उसे क्लीन कर लिया जाए। तो अगर घर पे कोई करना भी चाहता है, अगर नीडेड है वो चीज़, तो सेफेस्ट क्या रहता है तरीका करने का? नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मेरा बस चले तो जो मार्केट में जो बर्ड मिलती हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाए। हमारी एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी रहा, हम लोगों ने ये मुहिम चलाई थी। कायदे में आपको कान के अंदर कोई भी क्लीन करने की प्रक्रिया नहीं करनी है। कान को बाहर से क्लीन करिए, अंदर से कान की क्लीनिंग कॉर्ड करता है, और जो वैक्स बनता है वो बेसिकली धूल के कणों को अंदर जाने से रोकता है। अगर कभी बहुत ज़्यादा वैक्स बन जाएगा तो वो ENT सर्जन निकालेगा, आपको सड़क पे चलते हुए कान साफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो ऐसे में कुछ लोगों में कंजेनाइटल बचपन से ही ये होता है, और अदरवाइज़ कुछ जो बड़े लोग होते हैं किसी एक्सीडेंट के थ्रू या फिर किसी और प्रॉब्लम से ये चीज़ हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, और ख़ासकर जो आपने कंजेनाइटल बच्चों की बात करी, जो जन्म से ही मूक और बधिर होते हैं। हम देखते हैं कि जो वो लोग साइन लैंग्वेज का सहारा लेते हैं और समाज की मुख्य धारा से दूर हट जाते हैं। लेकिन विज्ञान की एक बहुत ही बड़ी खोज है जिसको बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। ऐसे बच्चों में यदि 1 साल की उम्र में कॉक्लियर इम्प्लांट कर दिया जाए तो ये बच्चे बिल्कुल सामान्य जैसे हो जाते हैं। अगर 5 साल तक की उम्र तक भी इनमें कॉक्लियर इम्प्लांट कर दिया जाए और साथ में इनको 1 साल की AVT थेरेपी दी जाए तो ये बिल्कुल सामान्य जैसे हो जाते हैं। और हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर एक मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट सरकार देती है। अब तक ऐसे करीब 4000 ऑपरेशन जो हैं इस पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों के हो चुके हैं। 2014 से ये स्कीम यहाँ पर लागू है। एक भारत सरकार की भी स्कीम है जिसको एडिप स्कीम बोलते हैं, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे कॉक्लियर इम्प्लांट पूरे देश के अंदर हुए हैं। और वास्तव में ये उन बच्चों को, जिसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग सर्जरी है ये, जिससे वो पूरी जीवन भर जो है मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। साथ ही कई बार आमतौर पर चक्कर आते हैं लोगों को, उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। क्या उसे कान से जोड़ के भी देखा जा सकता है? कान की जो नर्व होती है उसको बोलते हैं ऑडियो वेस्टिबुलर नर्व। ऑडियो मतलब सुनने वाली, वेस्टिबुलर यानी संतुलन बनाने वाली। कान जो है भगवान ने इतनी सी छोटी जगह में सुनने का और संतुलन का ये 2 चीज़ें दी हैं। इसीलिए बेनाइन पोजिशनल वर्टाइगो एक चीज़ होती है जिसके अंदर कान के अंदर कण जो है डिस्प्लेस हो जाता है, और जैसे ही व्यक्ति को चक्कर आता है, व्यक्ति की लाइफ जो है उसको लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन वर्टाइगो क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं। एक VNG नाम का इन्वेस्टिगेशन होता है, इसको बोलते हैं वीडियो निस्टैग्मोग्राफी, जिसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि कान में क्या खराबी है। कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, और एक्सरसाइज के माध्यम से ही लोग जो हैं पूरी तरीके से उनको लाभ हो जाता है। बिल्कुल। ये जो सवाल है ये आपको लगेगा बहुत ही कॉमन सा है, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो पियर्सिंग होती है, लोग कान छिदवाते हैं, तो ऐसे में आमतौर पे तो समस्या नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, और क्या ये सीरियस भी हो सकता है? क्यों नहीं पूछना चाहिए, और आपको तो ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग कान में केवल यहीं पियर्सिंग नहीं कराते। आप देखते हैं 1, 2, 3 कार्टिलेज के अंदर ऊपर तक पियर्स कराते हैं। और आमतौर पर लोग इतने महत्वपूर्ण चीज़ को पियर्स कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हो सकता है कई बार हाइजीन और उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जहाँ पर उनको यहाँ पर बड़ा बड़ा गोले बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ट्राइटिस। जो कार्टिलेज होती है इसका इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही नोटोरियस होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि लोग डॉक्टर के पास जाएँ, पूरी स्टरलिटी के साथ
और ऐसे इक्विपमेंट से पियर्सिंग कराएं जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। पियर्सिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो बच्चों के अंदर हो चाहे बड़ों के अंदर। बिल्कुल, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कान, नाक, गला, इसमें 2 संवेदी अंग है। एक नाक जिससे आप सूंघते हैं, कोरोना काल में हमने देखा कि कई लोगों की सूंघने की शक्ति चली गई। जब सूंघने की शक्ति जाती है तो आदमी को स्वाद भी महसूस नहीं होता। दूसरा कान जो है जिससे आप सुनते हैं, जो 2 दिए हैं भगवान ने आपको, जो संवेदी अंग है। कान बहता रहता है, आदमी उसकी केयर ही नहीं करता, जबकि कान के बहने के आजकल ऐसे ऐसे ऑपरेशन आ गए हैं जिससे काम ऑलमोस्ट नॉर्मल हो सकता है। तो भगवान ने ये चीज़ें आपको 2 में दी हैं, इसकी बहुत ही ज़्यादा कदर करें और इसके अंदर अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप सुनने से वंचित हो जाएं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ जिस समय नहीं रहती उस समय उसकी इम्पोर्टेंस का पता लगता है। तो आप लोग स्वस्थ रहें और ऐसी समस्याएं आने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, और समस्या नहीं हो इसके लिए प्रिवेंशन क्या लेना है ये भी डॉक्टर ने हमें बता दिया है। डॉक्टर एसपी दुबे, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और 10 सूत्र के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या क्या प्रिवेंशंस हमें लेने हैं कि हमें प्रॉब्लम्स ही ना हो, ये आज हमने जान लिया है। तो हेल्थ सूत्र में आपसे फिर होगी मुलाकात। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।